तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इंट्रोडक्शन में तो यही था कि जो हम लोग क्या क्या उसमें एजम्पशन से और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो था एनसीईआरटी का, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। तो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर में कुछ साइंटिस्ट का नाम आएगा और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो दुनिया के हर चीज़ क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के से बने हैं। ओके, और वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल एक दूसरे को अटैक करते हैं, ये सारी चीज़ें ना। तो वहाँ पे देखो रिचर्ड फीमैन के बारे में लिखा है। उसके बाद स्पेकुलेशन दैट मैटर मे नॉट बी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इन द मेनी प्लेसेस एंड कल्चर्स। कनाडा इंडिया, दैट इज इन इंडिया एंड डेमोक्रेटस, वो कनाड था जो मतलब फिलोसोफर्स थे। इन ग्रीस सजेस्टेड दैट मैटर में consist of indivisible constituents. The scientific atomic theory is usually created by John Dalton. He proposed the atomic theory to explain the laws of definite and multiple proportion obeyed by the elements when they combine into compounds. तो अंडरलाइन करके रखो, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मिल गया। The first law says that any gives compound has a fixed proportion by mass of its constituent. The second law says that when two elements form more than one compound for a fixed mass of one element, the masses of the other elements and the ratio of the small integers. Because kinetic molecular theory में कोई भी MCQ assertion reasoning आ सकता है, ठीक है बेटा, इसलिए थोड़ा रीड करना जरूरी है। तो पता चल गया बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट में एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और दूसरा एटॉमिक थ्योरी क्या था और एटॉमिक थ्योरी किस किस चीज को एक्सप्लेन कर बताता है। ठीक है, टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ डाल्टन्स, टू एक्सप्लेन द लॉज डाल्टन सजेस्टेड अबाउट 200 years ago that the smallest constituent of an element are atoms. Atoms of one element are identical but differ from those of other elements. ये तो है आयरन का एलिमेंट गोल्ड का जो एलिमेंट के एटम से तो अलग रहेगा, है ना। ए स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद कौन आया था? गेलुसेक्स लॉ, ऑल्सो गिवन इन अर्ली 19th century, states that when gases combine chemically to yield another gas, their volumes and the ratio of whole numbers. Okay, because इस चैप्टर से गेलुसेक्स लॉ भी आ सकता है, कुछ भी लॉ दे सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो कितने सारे लोग आ गया। और यहाँ पे एक नया साइंटिस्ट का नाम सुना, क्या नाम था उसका? बोलो कौन सा मैन? रिचर्ड फीनमैन, है ना, रिचर्ड फीनमैन। और वो तो बोल्ट्जमैन सुन लिया था और मैक्सवेल भी सुन लिया था, है ना। डाल्टन दोनों को मालूम था और गेलुसेक्स भी मालूम था। गुड। उसके बाद देखो एवोगाड्रोस लॉ और हाइपोथेसिस सेज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स ये सारे लॉ सिलेबस में है, स्टेटमेंट तुमको पूछ सकते हैं। एवोगाड्रोस लॉ व्हेन कंबाइंड विद डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन गेलुसेक्स लॉ। देखो तो किस किस कौन सा दो लॉ? एवोगाड्रोस लॉ प्लस डाल्टन्स का लॉ मिलकर क्या होगा? गेलुसेक्स लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, ADG। ठीक है बेटा, एवोगाड्रोस लॉ और डाल्टन्स के लॉ किसको एक्सप्लेन करेंगे? एवोगाड्रोस लॉ प्लस डाल्टन्स लॉ किसको एक्सप्लेन करेंगे? गेलुसेक्स लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब ये जो लॉ बनाया था वो कंबाइन कर करके बना दिया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला। देखो तो इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है कि बिगिनिंग में क्या बोल रहे, इसलिए रीडिंग करा देता है ना। बिना रीडिंग करके कोई चैप्टर नहीं हो पाता है, रीडिंग तो करना ही। तो अभी उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन आल्सो बी रेफर्ड, कौन सा? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैटर आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा, उसके बाद धीरे धीरे गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। The theory is now well accepted by the scientists. However, even at the end of the 19th century, there are famous scientists who did not believe in atomic theory. वो तो अलग मैटर चला गया। इसके बाद जो आ रहा है देखो, from many observations in recent times, we now know that molecules made up of
one or more atom constitute matter. Electron microscope and scanning tunneling microscope enable us to even see them. तो अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग, दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो एटम को देखने में हम लोग को हेल्प करते हैं. द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 to the power minus 10 meter. Okay, that is called 1 angstrom. In solid which are tightly packed, atoms are spaced about a few angstrom. कितना? 2 angstrom apart. In liquids, the separation between the atoms is also about the same. In liquids, atoms are not as rigidly fixed in solid and can move around. This enables a liquid to flow. In gases, the interatomic distances are in 10 angstrom. तो ये भी ध्यान रखना है. सॉलिड लिक्विड में क्या 2 angstrom, दो के बीच में डिस्टेंस. यहाँ पे कितना? दो के बीच में डिस्टेंस 10 angstrom. ओके, ये पक्का ध्यान रखें. ऑनलाइन में सभी अंडरलाइन कर रहे हो ना बेटा? एक बार बुक दिखा दो, ये वाली बुक है, अंडरलाइन हुआ. इसके बाद धीरे 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 हम लोग टकराव के बारे में बताएंगे. कोलिजन, कोलिजन जैसे हम लोग एक बार कोई किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रुक जाते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, है ना. तो बीच बीच में हम लोग का क्या होता है, फ्री रहते हैं हम लोग, है ना, माइंड फ्री. तो यहाँ पे उसको क्या बोलता है, फ्री पाथ. नहीं, फ्री पाथ, और सारे फ्री पाथ का ऐड करके एन से डिवाइड करते हैं तो मेन फ्री पाथ. गुड, बहुत बढ़िया. This enables liquid. In gases, interatomic distances are in 10 angstrom. The average distance a molecule can travel without colliding is called mean free path. कौन सा average distance? The mean free path in gases is of the order of 1000 angstrom. Underline करो. कितना? Order of 1000 of angstrom. The atoms are much freer in gases, can travel long distances without colliding. If they are not enclosed, gases disperse away. In solids and liquid, the closeness makes the interatomic force important. The force has a long range attraction and short range repulsion. तो क्या होगा, एटम दूर होगा तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ही नजदीक हो गया तो रिपल्सन शुरू करेंगे. ठीक है ना. जैसे हम लोग क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, करेंगे तो अट्रैक्ट कर रहे, तभी तो कंप्रेस कर रहे हैं. कंप्रेस करते करते जीरो थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. अच्छा. द एटम अटैक व्हेन दे आर ए फ्यू angstrom but repel when they are close. The static appearance of a gas is misleading. The gas is full of activity and the equilibrium is a dynamic one. In dynamic equilibrium, molecules collide and change their speed during the collision. Only the average properties are constant. तो क्या रहता है, एवरेज प्रॉपर्टीज. मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को पता नहीं चलता, लेकिन एवरेज प्रॉपर्टी गैस का कांस्टेंट होता है. मिल गया. एटॉमिक थ्योरी इज नॉट द एंड ऑफ आवर क्वेस्ट बट द बिगिनिंग. वी नाउ नो दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल और एलिमेंट्री. दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. पहले एटम माना जाता था एटॉमिक थ्योरी, लेकिन अभी क्या, इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी. The nucleus itself is made up of proton and neutrons. The protons and neutrons are again made up of quarks. क्या आएगा, एक वर्ड आएगा क्वार्क. ये क्या होता है, जैसे 2/3. एक तो चार्ज हम लोग क्या बोले थे, फंडामेंटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है. जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वार्क. क्वार्क भी होते हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ऐसे ऐसे करके बताया जाता है, जो तुमने 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके पढ़ोगे. ठीक है. हाँ, अभी तो सिलेबस से हटा देंगे. बहुत बढ़िया. वो देखो लिखा है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स. इवन क्वार्क्स मे बी एट द एंड ऑफ द स्टोरी. इवन क्वार्क्स मे नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी. There may be striking like elementary entities. हाँ बेटा, हाँ, string like elementary entities. Elementary entities अभी क्या है, पाई मेसन, मेसन है ना, लिप्टॉन है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बहुत सारी चीजें
आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी देखो मेन बातें बता देते। नेचर ऑलवेज हैज सरप्राइजेस फॉर अस, but the search for truth is open, enjoyable, and discovery is beautiful. In this chapter, we shall limit ourselves to understanding the behavior of gases, a little bit of solids, and a collection of moving molecules in a insistent motion. मतलब ये सब सारी चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूल, ओनली उसको थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ पे तो इस जगह पे क्या क्या बताया गया था। एक साइंटिस्ट था रिचर्ड फिनमैन, फिनमैन है, फिनमैन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिए। और क्या क्या नया साइंटिस्ट आए थे, वही था, बाकी सब पुराने वाले थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। और कौन सा दो लॉ के मिलके एवोगाड्रोस लॉ आया था, एवोगाड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों मिलके गै-लुसाक्स लॉ आ गया। उसके बाद क्वार्क वगैरह हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ठीक है बेटा। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड में कितना डिस्टेंस होती है, उसमें कितना डिस्टेंस होता है, वो सारे पता चल गया, ठीक है बेटा। मीन फ्री पाथ के बारे में पता चल गया। और ये बताए कि देखो ये छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग का शुरू होगा बिहेवियर ऑफ गैसेस।